हेलो गाइस, क्या हाल चाल। गाइस, अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जो चल रही हैं, जैसे जेकेएसएसबी से रिलेटेड और जेकेपीएससी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आते हैं। और मैं अभी वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि मैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं किश्तवाड़ आया हुआ हूँ और अपनी वेकेशंस के लिए। लेकिन अब यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है, मौसम ख़राब होने की वजह से वो ब्लॉक हो गया है और फ़िलहाल मैं यहीं पे फंसा हुआ हूँ। और जब तक कि नेशनल हाईवे खुल नहीं जाता तब तक मैं आ नहीं पाऊँगा। लेकिन उम्मीद है कि 1-2 दिन में वो नेशनल हाईवे खुल जाए और मेरी पढ़ाई वगैरह सब रुकी हुई है। और लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे मज़ा है क्योंकि यहाँ पे मौसम वगैरह बहुत अच्छा है। तो जब तक हैं यहाँ पे तब तक एंजॉय ही कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने सोचा चलो आज फ्री टाइम मिल गया था मुझे, तो वैसे तो फ्री टाइम ही है यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो आज बात कर ही लेते हैं। जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उनका एक रिप्लाई देना तो बनता है। तो गाइज़, अभी सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा जेकेएस की, ठीक है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मेंस है ना, उसका रिज़ल्ट। गाइज़, आपको याद होगा कि आज से मैंने कोई 1-2 महीने पहले एक वीडियो बना डाला था। आज से कोई मैंने 1-2 महीने पहले शायद एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने साफ साफ आपको बोला था कि जो के एस मेंस का जो रिज़ल्ट है वो जुलाई अगस्त में ही आने की संभावना है। लेकिन उसके बाद लगा था मुझे कि शायद जल्दी जल्दी भी आ सकता है। लेकिन जहाँ तक मैंने जो उस वीडियो में बताया था, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया था कि जो पास्ट में भी जो जेकेपीएससी है उसने उन्होंने हमेशा से 2.5 से 3 महीने तो एटलीस्ट लगा ही दिए हैं मेंस का रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में। और कभी कभी तो ये 4 महीने का टाइम भी इन्होंने लगाया है। लेकिन उस टाइम पे भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे। कोई कह रहा था कि पता नहीं, अब सारे कमेंट्स तो मैं यहाँ पे आपसे शेयर नहीं कर सकता। लेकिन यही बात बोली जा रही थी कि अरे समय तो बदल गया है अब। तो फिर मैंने भी सोचा चलो वक्त ही बताएगा। तो और मेरी कही हुई बात जो है वो कहीं ना कहीं सच हो रही है क्योंकि मैंने भी यही कहा था कि जून के बाद ही रिज़ल्ट आने की संभावना है। और जून एंडिंग में या तो आ सकता है, लेकिन संभावना बहुत कम है। लेकिन ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस तो जुलाई अगस्त में ही है। तो मैं अभी भी वही बात कहता हूँ कि जो के एस मेंस का रिज़ल्ट है वो मिड जुलाई में आने की संभावना है। मिड जुलाई, ठीक है। मिड जुलाई प्रीलिम से पहले या फिर ये अगस्त में ही आएगा। तो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो कह रहे थे, भाई साहब कह रहे थे कि 1 या 2 दिन में भी रिज़ल्ट आ रहा है। तो पता नहीं ये कहाँ से ऐसी न्यूज़ लेके आते हैं। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यही है कि मिड जुलाई या फिर अगस्त में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखिए। प्रीलिम्स जो है वो 31 जुलाई है। और मैंने प्रीलिम्स के लिए भी ये बात कही थी कि वो पोस्टपोन होगा। लेकिन उस टाइम पे भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे और बोला जा रहा था, मुझे बोला ये गया था कि आप भटका रहे हो, आप जो हो मिसगाइड करते हो। तो भाई, हम तो अपनी बात करते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हम जहाँ जो देखते आए हैं आपसे वही शेयर करते हैं। और मैं ये भी हमेशा कहता हूँ कि हमेशा वही डेट लेके चलो जो कि ऑफिशियल है। जैसे 26 जून जो डेट थी, मैंने हमेशा अपने वीडियोस में कहा था कि 26 जून ही ये डेट लेके चलो। लेकिन संभावना है कि ये पोस्टपोन हो जाए और फिर वो पोस्टपोन हो गया आखिरकार। तो इसमें कुछ भी मिसगाइड करने वाला नहीं था। तो अभी भी अगर आप मेरे उस वीडियो में जाओगे जिसमें मैंने मेंस का बताया था आपको कि जुलाई अगस्त में ही रिज़ल्ट आने की संभावना है, तो उसके कमेंट सेक्शन में जाओगे तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई हैं। और काफ़ी सारी बातें बोली गई कि आप जो हैं आप ऐसे ही अपनी ही वो हवाई बातें कर रहे हो। तो कोई बात नहीं, खैर अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि जो रिज़ल्ट है वो जुलाई मिड में आने की संभावना है या फिर अगस्त में, ठीक है। क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखो तो केसीएस की भी नोटिफिकेशन आउट होनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि केसीएस की नोटिफिकेशन क्यों नहीं आउट हो रही। फिर पीएल, अब केसीएस का चलो एक बात ये समझ में भी आती है कि शायद हो सकता है कि उसका सिलेबस वगैरह वो पूरा बना रहे हों। लेकिन अभी पीएलओ डीएलओ का भी एक इशू है और उसमें ये रिप्लाई आया था जीएडी की तरफ से कि जो पोस्ट हैं वो रेफ़र की कर दी गई हैं। शायद केसीएस का था या पीएलओ डीएलओ का था, मुझे ठीक से याद नहीं। लेकिन उन्होंने कहा था कि पोस्ट जो हैं वो पीएससी को रेफ़र कर दी गई हैं और जो डिले है वो पीएससी की तरफ से ही हो रहा है। यानी पीएससी अभी जो है वो अपना जो
उसका जो काम है वो अभी काफ़ी स्लो मोशन में वो अपना काम कर रहे हैं, काफ़ी स्लो उनका काम चल रहा है। तो मुझे पहले ही लग रहा था कि ये काफ़ी स्लो जाएंगे, लेकिन उम्मीद थी कि शायद नोटिफिकेशन जून में आ जाए, बट वो भी नहीं आ आई अभी तक। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि शायद हो सकता है कि जुलाई में हो सकता है, या जुलाई में, अब कुछ कह तो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन उन नोटिफिकेशंस का भी अभी कुछ अता पता है नहीं। तो खैर, अब मैंने डेट बतानी थी, मुझसे डेट पूछी जा रही थी, तो मैंने आपको बता दिया कि मिड जुलाई में रिज़ल्ट आने की संभावना है JKS मेंस की, नहीं तो अगस्त तक तो आ ही जाएगा। तो अब दूसरी बात, अब अब आपको पता ही है कि JKSSB ने ये डॉक्यूमेंट एक ये GAD की तरफ से रिलीज़ किया गया है, ठीक है, शायद JKSSB की तरफ से। तो ये इसमें ये बोला जा रहा है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, अब ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का, जैसे SSC का एग्ज़ाम होता है, उस पैटर्न पर है ये एग्ज़ाम अब कंडक्ट करवाएंगे। शायद आपको याद होगा, और मुझे भी याद है, मुझे ये पता नहीं है कि मैंने किस वीडियो में ये बात बोली थी, लेकिन मैंने ये बात बोली थी कि एक जो ग्रेजुएट लेवल जिनकी क्वालिफ़िकेशन होती है, उनका एक सिंगल एग्ज़ाम होना चाहिए, और ताकि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे जो है कैंडिडेट्स बच जाएं, और टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, अननेसेसरी जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स में अपीयर होना पड़ता है, और वो उस जो मेंटल हरासमेंट होता है उससे बच जाएं। तो अगर एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा तो वो बेनिफिशियल ही रहेगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम दिया जाएगा, उसमें ही मेरिट डिसाइड होगा फिर, और मेरिट और प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपको पोस्ट अलॉट होंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये हेल्थ एजुकेटर, अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, ये सब, इन सब पोस्ट्स का एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात की जा रही है। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ बोली गई है ना, ये जो बोला गया है मैथमेटिक्स, ये जो मैथमेटिक्स है 25 मार्क्स का, और एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का, भाई साहब आप क्या करवाना चाहते हो? मतलब 50 मार्क्स का आप एक मैथ, ठीक है, 50 मार्क्स आप मैथ ही रख रहे हो, तो ये तो कोई भी, मतलब मुझे लगता नहीं है कि ये सही है, ठीक है, क्योंकि मैथ बैकग्राउंड का जो बच्चा होगा उसके लिए तो चलो ठीक है, लेकिन जिसका मैथ वीक है, और जो मैथ में जिसका हाथ कमज़ोर है, वो क्या करेगा? तो ये बैलेंस्ड बनाने की बड़ी ज़रूरत है। इतना ज़्यादा 25 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रखना मुझे नहीं लगता जायज़ है। मुझे लगता है 10 मार्क्स से ज़्यादा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होना ही नहीं चाहिए किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि मैंने भी जहाँ तक एक्सपीरियंस किया है, जो नॉन मेडिकल या जिसको मैथ पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया है, सबका मैथ नहीं अच्छा होता है। ये हर किसी का कैलिबर अलग अलग होता है मैथ में। पता नहीं ये क्यों ये लोग ये बात भूल जाते हैं कि सबका मैथ एक जैसा नहीं होता है। किसी को मैथ एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो सबका दिमाग इसमें एक सा नहीं चलता। तो 25 मार्क्स जो है, और फिर 25 मार्क्स में मैथमेटिक्स अलग से पोर्शन रख देना, यानी 50 मार्क्स आप मैथमेटिक्स को दे रहे हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इनजस्टिस है आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये बैलेंस सिलेबस है, तो मुझे लगता है कि इसमें एक चेंज होना चाहिए। यहाँ पे ये 10 मार्क्स का होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ से ये मैथमेटिक्स हट जाना चाहिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स को इतनी प्रेफरेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें ठीक हैं, बाकी चीज़ें ठीक हैं, ये मैथमेटिक्स हटाओ भाई। ये मैथमेटिक्स को जो इतनी वो दे रहे हो ना, ये तो फिर आप सीधा सीधा एक पार्शियलिटी कर रहे हो। जो आर्ट्स कैंडिडेट्स हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ पार्शियलिटी कर रहे हो। तो इस सिलेबस में बस यही प्रॉब्लम है, और बाकी जो ये है डिस्क्रिप्टिव, चलो ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है, मुझे लगता है कि इसमें CBT मोड में जो CBT मोड जो एग्ज़ाम होता है ना, या तो फिर ये एक सिंगल एग्ज़ाम होना चाहिए। CBT करवाओ आप, लेकिन एक सिंगल एग्ज़ाम करवाओ। इसमें आप शिफ्ट वाइज मत करवाओ फिर, क्योंकि शिफ्ट वाइज क्या होता है, जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है, अगर आप देखोगे SSC में भी जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है, उसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे भी प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, और 2-3 साल लग जाते हैं रिज़ल्ट अनाउंस करने में, 3-4 साल कोर्ट केसेस पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि मल्टीपल CBT एग्ज़ामिनेशंस करवाना किसी भी तरह से जायज़ है, ठीक है। अगर आप, हाँ, एक सिंगल CBT करवा सकते हो करवा लो, नहीं तो आप OMR ही करवाओ। चलो माना कि OMR में शायद हो सकता है धांधलियाँ हो रही हों, जैसे कि JKPSI में देखने को आया, लेकिन कम से कम धांधलियाँ पकड़ी तो जा रही हैं ना।
ठीक है ना। सीबीटी में क्या होता है कि सीबीटी में एक तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ही अजीब गरीब सा होता है। उसमें आप किसी पे कोई क्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो गई और आप बहुत पीछे चले जाओगे। अगर आप अभी कुछ 1-2 साल पहले आपने देखा होगा कि एसएससी में 100 में पता नहीं 100 में से 100 या 150 में से 150, अभी मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन फुल मार्क्स कैंडिडेट के आए हुए थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से वो बाहर हो गया। तो ये जो चीज़ है ना, ये नॉर्मलाइजेशन, ये सही सही प्रोसेस नहीं है। ये जस्टिफाई नहीं करता है मेरिट को। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी जगह आप ओएमआर ही कंडक्ट करवा लो, लेकिन फेयर वे से करवा लो, फेयर और इम्पार्शियल वे से करवा लो। अपनी जो स्क्रूटनी है उसको बढ़ा दो और अच्छे से एक सिंगल एग्ज़ाम करवा लो, ओएमआर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। मुझे लगता है कि उससे फिर लिटिगेशंस भी नहीं पड़ेंगी। लेकिन बात यही है कि आपको अपना जो स्क्रूटनी है वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, कहीं से कोई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें जो हैं वो आपको फिर स्मूथली रन करवानी है। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे तो मल्टीपल एग्ज़ाम्स अभी हुए हैं, पहले पीछे भी एग्ज़ाम्स हुए हैं मल्टीपल, तो उसमें भी देखो कि कितनी प्रॉब्लम्स आई। नॉर्मलाइजेशन का कुछ पता ही नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन में हो क्या रहा है। तो और एसएससी को अगर आप देखो तो उधर भी 3-4 साल तो लग जाते हैं एक एग्ज़ाम फाइनल स्टेज पे लाने के लिए, क्योंकि उसमें जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसमें भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और दूसरा जो सीबीटी है, मैंने एक एग्ज़ाम दिया था एक्सटेंशन एजुकेटर का। उसमें जो मेरा जो शीट थी, आंसर शीट थी, सीबीटी था वो। तो उसमें जो मैंने ऑप्शन टिक किए थे ना, तो जब आंसर की आई उसमें मेरा वो ऑप्शन ही नहीं था। यानी जो मैंने ऑप्शन वहाँ पे लगाए थे वो ऑप्शन ही चेंज हो चुके थे। फिर जब रिप्रेजेंटेशन डाली और जो नई आंसर की आई उसमें जो है उसमें ऑप्शन फिर से वही आए जो मैंने डाले थे। यानी इधर भी जो प्रॉब्लम्स हैं इधर भी हैं। ठीक है, आपके ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं यहाँ पे। फिर आप किसको बोलोगे? फिर जा कर के फिर वही ये रिप्रेजेंटेशंस डालो, पता नहीं क्या क्या। तो मैंने देखा है कि सीबीटी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और नॉर्मलाइजेशन जो है ना, इसका प्रोसेस, ये भाई इसका कुछ पता नहीं चलता। ये किसी को भी अर्श से फर्श पे ला सकता है और किसी को भी फर्श से अर्श पे उठा सकता है। तो इसमें बस यही प्रॉब्लम है। देखो, इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये जो मैथ है इसको भैया 10 नंबर का कर दो, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैथ, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैथ को अलग से क्यों रख रहे हो? बस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपने रख लिया, बस बहुत है। मैथमेटिक्स अलग से क्यों लिख रहे हो? दूसरा, सीबीटी अगर करवाना है तो सिंगल करवा लो, नहीं तो सीबीटी मत करवाओ, ओएमआर करवा लो, ठीक है? और स्क्रूटनी बढ़ा दो अपनी, स्क्रूटनी बढ़ा दो, ठीक है? जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ ढंग से करवाओ, ठीक है? फेयर वे से करवाओ, ट्रांसपेरेंट वे से करवाओ। सीआईडी लगवानी सीआईडी लगवा दो, ठीक है? कोई भी इंक्वायरी करवानी है पहले से ही पूरी इन्वेस्टिगेशन करवा लो कि कहीं से कोई पेपर लीक तो नहीं हो रहा है। थोड़ी ज़िम्मेदारी से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओ। बिल्कुल एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। यूपीएससी भी तो ओएमआर ही करवाती है ना, तो फिर क्यों? क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो काफ़ी एफिशिएंट है। भाई साहब, आपको एफिशिएंट बनना पड़ेगा। ये पैटर्न चेंज करने से, ये करने से, वो करने से एसएससी में कौन सी अभी एफिशिएंसी है? एसएससी में भी इतने मामले चलते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। जब तक आप अपनी एफिशिएंसी नहीं बढ़ाओगे तब तक आप चाहे जितने मर्जी पैटर्न चेंज करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, पहले सीबीटी में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन पेपर आपको सेट करने पड़ते हैं सीबीटी में, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट्स होती हैं। कहाँ से क्वेश्चंस लेकर के आओगे? वही रिपीट हो जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन। दूसरा, फिर जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बच्चे उस पर शोर उठाते हैं। तो वहाँ पे भी कोई बच्चा जो अच्छे मार्क्स जिसके आ रहे होते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से, वो नीचे आ जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। ओएमआर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, मगर मुझे लगता है कि उसमें फिर आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है, अपनी एफिशिएंसी पे काम करना है। तो गाइस, फ़िलहाल तो ये सारे इश्यूज़ चल रहे हैं जेकेएसएसबी के साथ और जेकेएस के साथ, यानी जेकेपीएससी के साथ। अब आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हो कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अभी जो वीएलडब्ल्यू है, अब जो कैलेंडर है, एग्ज़ाम कैलेंडर है, वो भी अभी कुछ पता नहीं है कि, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि ये अब सिस्टम ही पूरा चेंज करने वाले हैं, अब ये नया पैटर्न लाने वाले हैं। तो इसलिए मुझे लगता है इसी वजह से एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ये खुद ही कन्फ्यूज़ हैं, करें तो करें क्या? ठीक है, ये बोल रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम कैलेंडर हम तभी लाएंगे, शायद हो सकता है ये बात इनमें चल रही हो कि पहले पैटर्न ही चेंज कर दो, फिर जो नए ये जो एग्ज़ाम्स हैं इनको उसी पैटर्न पे कंडक्ट करवा लो। लेकिन वीएलडब्ल्यू का खैर
जो है वो सिलेबस तो आउट हो ही चुका है। मुझे लगता है वीएलडब्ल्यू पे अब अप्लाई नहीं करेंगे, मुझे लगता है इसके आगे जो एग्ज़ाम होंगे ना उस पे अप्लाई करेंगे। और जो बाकी जो पिछले एग्ज़ाम्स हैं, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, इंस्पेक्टर फाइनेंस, मुझे लगता है कि वो अपने पुराने पैटर्न पे ही होंगे। जो नया पैटर्न है वो नई नोटिफिकेशंस के बाद ही अप्लाई होगा। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने अभी डिस्कस की हैं, जो एक तो मैथ का जो वेटेज है वो कम करना चाहिए, दूसरा जो ओएमआर बेस्ड ही करवा लो, ओएमआर बेस्ड करवा लो, लेकिन उसमें स्क्रूटनी बढ़ा दो, ठीक है। उसमें आप अपनी अपना जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा दो। अदरवाइज़ सीबीटी करवाओगे तो एसएससी में को उठाकर आप देख लो, बड़ी सारी प्रॉब्लम सीबीटी में भी होती हैं। बाकी चलो देखते हैं क्या होता है। और वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बाकी जो है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का और जो बाकी लीगल असिस्टेंट का उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगा। थैंक यू।